হে হোৱাটছআপ গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আই হোপ চবেই ভালে আছে, ঠিকে আছে। নেক্সট ৱেলকাম বেক টু দি আনাৰ ব্লগ। আৰু এইটো যোনটো গাইজ ব্লগ হ'ব গৈ আছে, বহুত ইনফৰ্মেটিভ ব্লগ হ'ব গৈ আছে। আৰু গাইজ এই ব্লগটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব, মোৰ এইটো আশা থাকিলে। তো গাইজ এতিয়া ব'লক আমি এইটো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এনেটো একচুৱেলি ব্লগ নহয়, এইটো জাষ্ট এটা সৰু সুৰা ইণ্টাৰভিউ টাইপ হ'ব, যোনটো আপোনালোকৰ বহুত হেল্পফুল হ'ব আৰু আপোনালোকক হেল্প কৰিব ইন ফিউচাৰ। এতিয়াও কৰিব পাৰে, ইন ফিউচাৰো কৰিব পাৰে। তো ব'লক গাইজ এই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। मेरे साथ है अभी चौहान भैया। हेलो 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 तो आप गाइस। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुश और बहुत ही बढ़िया। तो आप चलिए हम लोग का ब्लॉग मतलब इंटरव्यू जैसे जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हु आर यू? आप कौन हो? मेरा नाम है नमित चौहान, NCR बाइकर। यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाऊंगा। मैं हूँ वैसे रहने वाला दिल्ली का, फुल टाइम जॉब करता हूँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। और बाइक लिया था करीबन 1.5 साल पहले और पहली बार राइड पे निकला हूँ जी। और बस घूमता जा रहा हूँ। और इस राइड का नाम है मेरा नो डेस्टिनेशन राइड। जहाँ पे भी जो भी बोलता है कि इधर जाओ उधर जाओ, ये सुंदर है, वहाँ घूम के आओ, यहाँ जा सकते हो वहाँ जा सकते हो, मैं उधर निकल जाता हूँ। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मुझे खुद नहीं पता कि भाई हिंदुस्तान में, नेपाल में, आसपास के कंट्रीज में क्या क्या घूमने को है। तो वो तभी पता लगेगा ना जब आप एक बार जाएंगे, है ना। तो सही बोले आप दिल्ली वाले से किसी से ही पूछोगे ना मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ, वो पहली बार में बोलेंगे मणिपुर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ बस, ठीक है। मगर नॉर्थ ईस्ट कितना बड़ा है ना, वह आपको यहीं पे आके बनना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बस घूमने आ गया। सामान लेके निकले थे और अपनी ये राइड स्टार्ट क्यों किया? ये राइड मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं थक चुका था अपनी डेली रूटीन से। दिन रात जॉब करते रहो, खा लो पी लो सो लो। 16 साल हो गए नौकरी करते हुए मुझे जी। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, मुझे कुछ अलग करना था अपनी लाइफ में। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने बाइक का चाबी उठाया, सामान पैक किया। और सामान बहुत बेसिक था, कपड़े वपड़े। मैं आपको एक दिखाता हूँ, 30 लीटर का एक हाइकिंग बैग था मेरे पास, सिर्फ वो था मेरे पास स्टार्टिंग में जी। और एक लैपटॉप का बैग, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। राइडिंग गियर के नाम पे सिर्फ एक जैकेट थी, ठीक है। वो भी मैंने तब खरीदी थी जब रॉयल एनफील्ड ने मुझे अपनी मोटरसाइकिल बेची। तो मैंने कहा ये तो होनी चाहिए रॉयल एनफील्ड की, तो मैंने खरीद ली, ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। एक हेलमेट था, ठीक है, एक तो मैं दे के आ चुका हूँ किसी और को, ये मैंने रिसेंटली अपग्रेड किया है इस हेलमेट पे। तो कुछ गियर नहीं था मेरे पास में, कुछ तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं सोचा था कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कुछ डिसाइडेड नहीं था। बस रोड पे निकला, जहाँ जहाँ तक रोड जा रहा था मैं चलता गया। तो आपका पहला स्टॉपेज क्या था? मेरा स्टॉपेज कभी डिसाइडेड नहीं होता। मतलब आप जब दिल्ली से निकले तो आप कहाँ गए, पहले कहाँ स्टे किए? पहले मैंने स्टे किया जो एक बड़ा शहर आ गया, वो था लखनऊ। जी। करीबन दिल्ली से 670 किलोमीटर्स पड़ता है, मगर वो इतने बढ़िया रोड्स हैं कि आपको महसूस ही नहीं होगा, आप 6 से 7 घंटे में उसको कवर कर लोगे। जी। लखनऊ में पहुंच भी गया, तब भी जाके वहाँ पे लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, क्या लखनऊ पहुँच गया हो? कह रहे हाँ तुम लखनऊ में हो, वेलकम टू लखनऊ। तो वो वहाँ जाके मेरे को पता लगा, अच्छा मैं तो लखनऊ पहुँच चुका हूँ, ठीक है। तो वो मेरा पहला स्टॉपेज था और मैं कोई बुकिंग नहीं करके चल रहा था जी। बिल्कुल भी। मेक माई ट्रिप का ऐप डाल रखा था, ऐसा कोई भी ऐप आप उठाइए, गूगल मारिए, नियरेस्ट होटल नियर बाय मी, होटल में बुकिंग कीजिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस जगह का, लखनऊ में हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है गाइस, बहुत नेक्स्ट लेवल की, ठीक है। आप जाओ लखनऊ, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आपका सेकंड और थर्ड स्टॉपेज या फिर फोर्थ स्टॉपेज कहाँ पे था और वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा था? और आप लखनऊ में थे तो उसके बाद आप आफ्टर लखनऊ अपने कहाँ कहाँ गए, कहाँ राइड किए, तो थोड़ा बोल लीजिए। तो ठीक है, तो लखनऊ के बाद फिर मैं निकल गया थोड़ा। तो पहली बात तो ये, लखनऊ में आपको सर्विस सेंटर्स रॉयल एनफील्ड के बहुत सारे मिल जाएंगे थोक के हिसाब से लाइन में, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप अपनी बाइक 600 700 800 किलोमीटर चला लो, मेक श्योर आप एक सर्विस सेंटर पे लेकर जाओ उसको, और उसका चेन ल्यूब, चेन टाइट, ये सब बेसिक चीज़ें, एयर क्लीन वगैरह आप कर लीजिए जी। जो मुझे बाद में समझ आया कि सब कुछ मैं खुद कर सकता हूँ, पर अब मैं खुद कर लेता हूँ, पहले गराज पे लेके जाता था। लखनऊ में मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मैं एक रात वहाँ पे रुका, और एक रात रुकने के बाद में मेरे को वहाँ पे जो रिसेप्शन पे जो लड़का बैठा हुआ था, वो एक नेपाली लड़का था जी। ठीक। उसने बोला कि भैया आप नेपाल गए हो? मैंने कहा नहीं। तो कह रहा चले जाइए, इतने राइडर जाते हैं आजकल तो बाइक लेके। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, टाइम है, पैसा है, सब कुछ है, चलो जहाँ पे रोड जा रहा है वहाँ पे चल दो।
जी। फिर मेरे को बाद में समझ आया कि ये बाइक जो मेरे पास है ये तो ऐसा है कि जहाँ पे रोड नहीं भी है मैं वहाँ भी जा सकता वहाँ भी हूँ। जा उसके सकते बारे में भी बताऊंगा थोड़ी देर हाँ। में क्या किया मैंने। आपका अगला क्वेश्चन नहीं है कि आपके पास कौन सा बाइक है? मेरे पास जो बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड का हिमालयन स्क्रैम्बला 411। बोले। बहुत ही अच्छा बाइक भी नहीं बोलूँगा मैं और बहुत बुरा बाइक भी नहीं बोलूँगा। बिगिनर एंट्री लेवल एडवेंचर टूर बाइक है। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम जो आता है वो आता है इसका ब्रेकिंग का। करीबन 2000 किलोमीटर में मैं इसका 3 बार इसका ब्रेक पैड चेंज करवा चुका हूँ। जी। एक बार नेपाल में, एक बार गोरखपुर में और एक बार लखनऊ में करा लिया था। तो थोड़ा इशू है, अपने साथ एक्स्ट्रा कैरी कीजिए। 250, 300, 400 रुपये तक का आ जाता है। अपने पास 4-5 स्पेयर रख लीजिए, कोई भी मैकेनिक लगा देगा। ये इसका कोई बड़ा टंटा नहीं रहता है इस वाली बाइक का, कोई भी लगा देता है। ठीक है। देखिए आपने अभी तक 4-5,000 किलोमीटर चला लिया जब आप लखनऊ से निकले थे, ठीक है? तो आपका ओनरशिप रिव्यू क्या होगा? और वहाँ पे मतलब स्क्रैम्बलर जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे दिक्कत क्या मिला आपको? जो मेजर दिक्कत आएगी आपको बाइक में वो ये आएगी कि इसका एक तो क्योंकि मेरे पास एकदम फर्स्ट जनरेशन का बाइक है जी। काफ़ी नॉइज़ शुरू हो जाता है बॉडी से आना, काफ़ी वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको दोबारा से कसने पड़ते हैं। और उसके बाद हीटिंग का बहुत प्रॉब्लम है। विद इन सिटी के अंदर अगर इफ़ यू नॉट वेयरिंग गुड राइडिंग पैंट्स तो आपके लाते तंदूरी चिकन बन जाएंगी। ठीक है। तो आपके यहाँ से पूरे बाल बाल जल जाएंगे, पैंट जल जाएगी, जीन्स काली हो जाएंगी। तो इसलिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप इसको चलाएं, मगर बाहर लंबा अगर लेकर जा रहे हैं बहुत अच्छी बाइक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर विद इन सिटी बहुत ओवर हीटिंग कर रही है। तो आप जब वहाँ से निकले थे तो आपको राइड करके कैसा लग रहा था तभी? पहले दूसरे दिन तो बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक कोई मेरे जैसा नूब राइडर है, जी जी। आपको पता नहीं होता कि आपको क्या एक्सपीरियंस करना रहेगा, आपको क्या फेस करना रहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको ये बताता हूँ, ये मेरी उंगलियां ना साइज में डबल हो चुकी हैं। राइडिंग ग्लव्स मुझे मीडियम से लार्ज खरीदने पड़ गए हैं इसके लिए। ठीक है, क्योंकि आप पूरा दिन फ्रंट ब्रेक क्लच और क्लच को आप नॉन स्टॉप दबा रहे हो। जी। ठीक है जी। आप अगर मेरे पैर की तरफ जूम करोगे तो अभी गियर नॉब से यहाँ पे एकदम दिखाई दे रहे हैं हाँ। ना ये पूरा छिल चुका है यहाँ से। ठीक है। हाँ। ये गियर नॉब से हुआ है। इसका भी इलाज है जो मुझे कभी नहीं पता था, वो राइड करने के बाद मुझे पता लगा, कर लिया है। और वो इलाज क्या था? इलाज ये था कि इसका 80 रुपये का 70 से 80 रुपये का एक स्लीव आता है। जी। ठीक है, एक रबड़ आती है, वो आप गियर लीवर पे चढ़वा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो मतलब आपका वो प्रो टेपर या फिर कुछ ब्रांड का रहता है वो वाला ना, जो आपका वहाँ पे लगा देता है। बिल्कुल 70-80 रुपये 100 रुपये तक की चीज़ है, आप लगवा लीजिए। लॉन्ग रूट में आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा। अपने लखनऊ के बाद कहाँ गया आप? लखनऊ के बाद फिर मुझे पता लगा था नियरेस्ट बॉर्डर है वहाँ से। वैसे तो बिहार का एक बॉर्डर लगता है जी। मगर वहाँ इट्स नॉट वेरी सेफ फॉर सोलो राइडर्स। तो मेरे को किसी ने बताया आप हाईवे से जाइए, आप गोरखपुर सिटी पहुँच जाइए। जी। ठीक है, गोरखपुर सिटी में वहाँ पे पड़ता है सुनौली बॉर्डर। ठीक है, वहाँ से आप बहुत आराम से क्रॉसिंग कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आता। ठीक है। जी। सुनौली बॉर्डर का एक्सपीरियंस भी बहुत ही क्रेजी था। आप लिटरली 1 घंटे पहले प्लेन्स में होते हैं और 2 घंटे बाद आप इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ों के बीच में वाटरफॉल्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि आप कहेंगे कि भाई मैं जन्नत में पहुंच चुका हूँ, मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ। आप कहेंगे अब है असली राइड शुरू। मतलब आपको खुद नहीं मालूम है कि आफ्टर 2 मिनट्स आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल वहाँ पे मैं ऐसी जगह पे रुका कि वहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो रही थी हर 15 मिनट में। जी। हर 15 मिनट में करेंसी चेंज हो रही थी। ठीक है। और मैं आपको एक करेंसी का भी बता देता हूँ। लोग कहेंगे कि भाई क्या कितना एक्सचेंज रेट मिलता है। अगर आप किसी ऑथराइज्ड आदमी से वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे तो आपको इंडिया का INR का नेपाली करेंसी 1.6 या 1.55 मिल जाएगा रुपीस। हाँ, 1 रुपये का 1.5 रुपये आपको 100 रुपये का 155 रुपये तक आपको मिल जाएगा। मगर आप किसी अगर लोकल एजेंट से कराओगे वो आपको 1.5 देगा, यानी कि 100 रुपये का 150 रुपये देगा आपको। जी। ठीक है। और खर्चे की भी बात अभी करेंगे। जी। तो आपका नेपाल एंट्री के बारे में बोलिए तो। नेपाल एंट्री मैंने करी थी सुनौली बॉर्डर से और लगेज बहुत कम था, बड़े आराम से चला गया। वहाँ पे क्या रहता है, पहले आपको सबसे पहले वहाँ पे इंडियन पुलिस रहती है, इंडियन आर्मी रहती है वहाँ पे। वो आपको बुलाएंगे, आप क्या करने जा रहे हो, नेपाल क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो, लोकल हो बाहर के हो, आपका ID वाईडी चेक करता है। मेरा नहीं किया था उन लोगों ने। उन्होंने जैसे ही देखा कि भाई ये आदमी ट्रैवलर है, बाइकर है, घूमने जा रहा है, तो उसने कहा कि जाओ, मैं निकल गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, आपको अपना टाइम सेव करना है, अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी सेव करनी है, तो एक काम करना है। नेपाल बॉर्डर के ऊपर आपको एजेंट्स मिल जाएंगे जो आपका भंसार बना के देंगे। भंसार इज रोड टैक्स फॉर नेपाल।
ओके आउटसाइड व्हीकल अगर वहाँ पे आएगा तो आपको रोड टैक्स तो पे करना रहेगा, जिस तरह जरूर। इंडिया में भी रहता है। इंडिया हाँ, में एक ये बार तो ही करना ही होता पड़ेगा। है ना। हाँ हाँ, तो वो बनता है 150 रुपये इंडियन करेंसी एक दिन का। 150 रुपया इंडियन करेंसी एक दिन फॉर 1 डे। हाँ, परमिट मतलब। हाँ, हाँ जो परमिट बनता है। हाँ हाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसा सा दिखता है वो। तो गाइस ये कैसा एक भंसार टाइप बनता है, ठीक है, जिसमें एक पूरा रिसीट लगा होता है। और जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस आप एक काम कीजिएगा, हमेशा इसका एक फ़ोटो खींच लीजिएगा वहाँ पे। इन केस ये गीला हो गया, ये फट गया, ठीक है, या खो गया कहीं पे, तो इसकी फ़ोटो से भी वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। मैंने बनवाया था 10 दिन का, मैक्सिमम बनता है 25 दिन का। ओके। ठीक है, तो 150 रुपये पढ़ने के हिसाब से आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे को नेपाल में करीबन 15 दिन हो गए थे, तो मैंने 5 दिन का एक्स्ट्रा दिया। वो खाकर भी था बॉर्डर से, ओके। सिलीगुड़ी से आ रहा था। मगर टू बी वेरी फ्रैंक, वहाँ पे मुझे एक अंकल जी मिले, उन्होंने कहा कि 200-300 रुपये दो, मैं काम करा। तो मेरा हो गया, बट अदरवाइज आई वुड हैव पेड अराउंड 6000 रुपीज़ फॉर लाइक एक्स्ट्रा 5 डेज। अब उसमें गलती मेरी नहीं थी, मैं गया था हॉलीडे सीजन में वहाँ पे। ओके। ठीक है, दसई का टाइम था, जी जी सब ऑफिस बंद थे। जी। ठीक है, तो अब मैं भी क्या कर सकता था, तो मैं निकल गया। मगर इसको कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आपके पास नहीं होगा तो आपकी बाइक भी इम्पाउंड हो सकती है वहाँ पे, आपको आगे जाने ही नहीं देगा, आपकी बाइक impound ये हो मतलब सकती बहुत ज़रूरी है। है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सस्ता सा डॉक्यूमेंट है और 5 मिनट में बन जाता है। 5 मिनट भी नहीं लगते उसके। आप जी। एजेंट को 100-200 रुपये दीजिए इंडियन करेंसी में, वो आपकी आरसी, आपका लाइसेंस लेके जाएगा, उसका फोटोकॉपी कराएगा, आपका एक आधार कार्ड लेके जाएगा। आप 10-15 मिनट वेट कीजिए वहाँ पे, आपको अपने आप बिठा देगा, भैया आप यहाँ बैठ जाइए। वो अपने आप जाएगा, पूरा लेके ये लीजिए सर आपका रेडी है, आप 10 दिन तक नेपाल में बाइक चलाइए। टेल मी अबाउट नेपाल एंट्री। नेपाल में गया क्यों, सबसे बड़ी बात तो ये है, जी। ठीक है, केदारनाथ की यात्रा भी चालू थी। मेरे कुछ दोस्त थे, वो केदार बाबा के दर्शन करने गए हुए जी। थे। तो मैंने कहा कि हम केदार बाबा, तो मेरे दोस्त वहाँ से प्रसाद ले आएंगे, जी। मैं अपने दोस्तों के लिए पशुपति बाबा का प्रसाद लेके आया। तो जो सबसे पहला वहाँ पे जो मैंने काम किया था वो ये था कि मैंने पहले तो पूरे डॉक्यूमेंट अपने पूरे किए। जी। उसके बाद फिर बस मैंने अपने जीपीएस के अंदर, गूगल मैप्स के अंदर लोकेशन लगा ली। बुरा डिसीजन था। नेपाल के अंदर जीपीएस मत यूज़ करना, मेरा रील जाके देखना, आपको पता लग जाएगा। वो वहाँ पे मैप मुझे बोल रहा है जा खाई में गिर जा। मैंने देखा है वो रील। देखा ना आपने? हाँ, चेक किया है वो। तो नेपाल में जीपीएस मत लीजिए, वहाँ पे आप लोगों से खुद पूछ लीजिए कि भाई इसका रास्ता कौन सा है, यहाँ का रास्ता कौन सा जी है। जी। बहुत अच्छे रोड्स हैं। तो सोनौली बॉर्डर से पहले मैं निकला, फिर मेरा सीन ऐसे रहता है कि मैं 200-250 किलोमीटर चलाता हूँ, उसके बाद जैसे ही थक जाता था तो मैं वहीं रुक जाता था। तो मैं एक जगह पे रुका, पोखरा से करीबन 50 किलोमीटर पहले, क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई थी और मेरे पास लाइटिंग अच्छी नहीं थी बाइक पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। मैं एक जगह पे रुक गया, होम स्टे टाइप सेटअप था जी। वहाँ पे रुक गया। मैंने करीबन 800 रुपये नेपाली उसका रूम का रेंट दिया, खाने पीने का मिला के 400-500 रुपये मेरा और लगा, तो 1200-1300 रुपये में मेरा वहाँ पे पूरा काम हो गया। और मैं एक रात रुका। अगले दिन उन्होंने बोला पोखरा यहाँ से सिर्फ 45 to 50 मिनट्स का राइड है, आप चले जाइए। अगले दिन मैं पोखरा पहुँच गया दोपहर में। जी। ठीक, पोखरा पहुँचने के बाद सबसे बड़ा फाइट तो ये था कि वहाँ मैं पोखरा पहुँच तो गया हूँ, आपको पता भी नहीं लगता आप पोखरा पहुँच गए। मेजर सिटी है। क्यों? क्योंकि लाइक वो सब रूरल टाइप लगता है ना, कि अभी भी गांव में ही हो, यहाँ पे भी ग्रीनरी है, यहाँ पे भी ग्रीनरी है, ब्रिज बना हुआ है, सब कुछ ऐसे लगता है कि आप रूरल में ही घूम रहे हो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं रुका एक जगह पे, मैंने कहा यार काफ़ी बड़े बड़े शोरूम आ गए, बेस्ट स्टाइल का KFC आ गया, मैकडोनल्ड्स आ गया था वहाँ पे। मैंने कहा ये पोखरा ही लग रहा है। ठीक है, मैं वहाँ पे रुका, मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कहा भाई ये पोखरा है? कहा हाँ। फिर आपको कहाँ जाना है? तो मैंने कहा लेक साइड। लेक कहाँ पे है? यहाँ पे, वहाँ जाना है, उसके आसपास रूम लेना है। हाँ। तो उन्होंने बताया यहाँ पे 2 लेक्स है। एक लेक में मैं गया, उसका नाम है फेवा लेक। क्या बोले? फेवा लेक। फेवा लेक। FEWA, फेवा लेक। फेवा लेक। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस इन पोखरा। सारे लोग वहीं पे रहते हैं। रूम्स भी इतने महंगे नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जिस होटल में मैं रुका हुआ था उसका नाम था द गोवा इन। द गोवा इन। ठीक है, वो भी नाम देख, वो भी मैं कैसे पहुँचा वहाँ पे। 3-4 बाइक, एक बाइकर मिला मुझे, 2 लोग राइड कर रहे थे उसको, और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा सा होटल बता दें यार, 1500, 1800, 2000 रुपये तक का नेपलीज, विच इन आई सी इट लाइक 1200-1300 रुपये। ओके। तो वो कह रहे चलो हमको एक बंदा जानता है उसको, वो भी बाइकर है, उसके पास लेके चलते हैं आपको। तो मैं उसके होटल पे गया, जैसे ही वहाँ पहुँचा तो दे वर लाइक वेरी हैप्पी कि भाई इंडिया से एक बाइकर आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही पहुँचा वहाँ पे उन्होंने एकदम चेक इन करवा दिया। और बाय द वे, नेपाल के अंदर किसी भी होटल के अंदर चेक इन करने के लिए आपका कोई ID प्रूफ नहीं मांगा जाता।
आप जो भी है, जैसे भी है, जहाँ से भी आए हैं, आइए, पैसे दीजिए और रहिए। ये तो एक अच्छा बात हो गया। हाँ, ये काफ़ी एक अच्छा चीज़ है। हाँ। वरना आप इंडिया में कहीं भी घूमते हैं, पहले चेक इन करने के लिए आपको आधा घंटा स्ट्रगल करना पड़ता है। आईडी जी। प्रूफ दो सर, ये फॉर्म भर दो, इतना सही पैसा है। पे कर दो। वहाँ पे नहीं है ऐसा। आप सर अपना बैग लेके, ये लड़का खड़ा है, ये आपका सारा बैग वैग लेके रूम में लेके जाएगा। ठीक है, आप नीचे आइए, फ्रेश होके 1 घंटे में, 2 घंटे में आप अपना पैसा पे कीजिए आज नाइट का। उसके बाद एंजॉय, कुछ नहीं पूछना हमें आपको। ठीक है। तो आपको नेपाल जाने का चुल क्यों मची? चुल ये थी कि मुझे पशुपति बाबा के पास जाना था। जी। अब मैंने रास्ता तो लगा दिया, वो मुझे रोड दिखा रहा था कि भाई करीबन 400 साढ़े 400 किलोमीटर है। जी। और मैं बाय द वे गाइस आपको बता दूं, नेपाल के अंदर 300-400 किलोमीटर चलाना वहाँ पे रोड नहीं है। तो क्या है अगर रोड नहीं है तो? सुनौली बॉर्डर से लेके पोखरा तक आपको अच्छा रोड मिलेगा, एकदम जिगजैग टर्निंग वाला। आपको बड़ा मजा आएगा, आपको जी। शिलोंग, गुवाहाटी, असम का याद आ जाएगा। जी। ठीक है, बहुत अच्छा रोड है। मगर आप पोखरा से, आप पशुपति बाबा का मंदिर है काठमांडू में, जी। वो करीबन है 200 किलोमीटर। पोखरा से? हाँ, हाँ। ठीक। आम आदमी को वो करने में लगता है 4 से 5 घंटे नॉन स्टॉप। ठीक है, अब मैं था नूब राइडर। ठीक है, रुक के गया, हर 100 किलोमीटर के बाद रुक रहा हूँ जी। आधा घंटा, क्योंकि हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। रोड ही नहीं है, इतना झटका कि मैं बता नहीं सकता कि मेरी क्या हालत हुई है। जी। तो मैं किसी तरह पहुंच तो गया, मगर इसके अंदर भी एक ट्विस्ट आता है। क्या? मेरी एक बहुत गंदी आदत है। हाँ। कि मुझे रास्ते में कहीं भी कोई बाइकर्स दिखते हैं ना, 4-5 लोग रुके हुए हैं, मैं वहाँ रुक जाता हूँ। उनसे बातचीत करने लग जाता हूँ, कहाँ पे क्या करके आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं। जी। ठीक है, तो जब मैं सुबह निकला 8-9 बजे पोखरा से काठमांडू के लिए, जी। जब मैं रास्ते में था तो एक शहर आता बहुत छोटा सा, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, करीबन ऑलमोस्ट इट्स इन द मिडल ऑफ काठमांडू एंड जी। पोखरा। वहाँ पे मेरे को ना गाइस 3 KTM राइडर्स मिले, 2 असम के, एक वेस्ट बंगाल का। और उन लोगों ने जो मुझे चीज़ें बता दी ना, और उसके बाद जो मैंने जो कर दिया, वो मैं अपनी ज़िंदगी में ना शायद दोबारा कभी करूँगा भी नहीं। और वहाँ क्या था वहाँ पे? अभी बताते हैं आपको। जी। वो लोग मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, जी। किधर से आ रहे हो, तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, हम यहाँ से आ रहे हो। वो KTM 390 एडवेंचर चला रहे थे तीनों के दिन, हाँ। बहुत क्रेजी मॉडिफाइड बाइक्स थी वो। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो कह रहे हम जा रहे हैं मनांग, आज रात रुकेंगे पोखरा, कल सुबह निकलेंगे मनांग। आपको मनांग के बारे में और पता करना है तो आप एक यूट्यूबर है SJ Vlogs, उनका वीडियो जाके देखना, आपको समझ आ जाएगा मनांग क्या चीज़ है। ठीक है, बहुत डेंजर जगह है क्या? वर्ल्ड का सबसे डेंजरस रोड है। हाँ। और मेरे जैसा नूब राइडर वहाँ पे पहुँच के आ गया। कैसे पहुँचा वो सिर्फ मैं बता सकता हूँ। और उसके बाद इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे अकेले कभी मत जाना। मैं सोलो राइडर था, वो लोग तीनों इतना एग्रेसिव चला रहे थे। जिस रोड पे मैं 30-40 पे जा रहा था, वो 130-40 पे जा रहा था। बाप रे बाप। ठीक है, एक्सट्रीम। उनका बाइक का फ्रंट व्हील तो नीचे लगता ही नहीं था, हवा में करके निकल जा रहे थे लोग, और मैं रॉयल फील्ड ऐसे करता हुआ जा रहा था। ठीक है, एक जगह पे पहुंचा था, वहाँ पे उसका नाम है बेसी शहर। क्या बोले? बेसी शहर। बेसी शहर। ठीक है, ओके। गांव पड़ता है, उसके बाद रोड खत्म हो जाता है, उसके बाद सिर्फ बालू है। बालू। हाँ, ठीक है, मतलब पूरा ऑफ रोड? पूरा कंप्लीट ऑफ रोड। और कितने डिग्री के एंगल पे? इट्स लाइक 45 to 50 डिग्री। बाप रे बाप, ये तो लाइक सीम्स एज ए इम्पॉसिबल थिंग। बहुत इम्पॉसिबल है वहाँ पे सिर्फ। और जैसे कि आप एक नूब राइडर है, हाँ, जैसे कि आपने जैसे कि आप राइड जस्ट स्टार्ट किया दिल्ली से। चलाता हुआ है ना जी। मैं तो हाईवे राइडर हूँ। ऑफ रोडिंग का तो एक्सपीरियंस ही नहीं था। बाइक ऑफ रोडिंग ले ली मैंने, बट कुछ पता नहीं था कि कितना डेंजर एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, पर मैं चला गया। जी। ठीक है, मैं बेसी शहर तक पहुंच गया। वहाँ पे SJ Vlogs का भी स्टिकर विकर मैंने देखा। वहाँ पे पूरा, वहाँ पे वो रुका था एक गेटवे ऑफ हिमालयन करके एक रिजॉर्ट है, वहाँ बहुत सुंदर हेलीपैड है, उसके अंदर स्विमिंग पूल है, सब कुछ है। और कितने मिला? 2000 रुपये नेपालीज मिल गया वहाँ पे। 2000 नेपालीज इंटू INR कितना होगा? 1500-1600 रुपये, मतलब सस्ता में ही मिला। सस्ते में मिल गया। जी। ठीक है, खाना पीना बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा क्या मनांग का रोड कैसा है? वो कह रहे तुम मर जाओगे। डायरेक्ट बात। सीधा कह रहा तुम अकेले जाओगे मर जाओगे। मैंने कहा तो फिर कैसे जाऊँ मैं? राइडर तो निकल गया, क्योंकि मैं तो सोलो निकला हूँ ना। हाँ, मैं तो सोलो निकला हूँ ना। जी। तो मुझसे मैंने राइडर लोग 3 लोग गए थे, उनको मैंने बोला, मैंने कहा एक आदमी पीछे आ जाओ ना थोड़ा। तेरे को पता है कितना पीछे आना पड़ेगा? 4 घंटा।
ठीक है। और मेरे बाइक में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी ब्रेक पैड खराब हो रही थी बार बार, और ची 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 की आवाज़ कर रहा था पीछे वाला ब्रेक। जी। मैंने कहा भाई मेरा ज़्यादा ऊपर जाने का मूड है नहीं, ठीक है, इतना एक्सट्रीम ऑफ रोड करता नहीं मैं, और ना ही मुझे करना आता है। करते 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 2 दिन लगा के 2 दिन लगे मुझे। मलंग से मनंग छमेगांव पड़ता है, छमेगांव। मनंग तो पहुंच ही नहीं पाया मैं। मनंग अगर आप पहुंच चुके हो ना, अगर आप मनंग कर चुके हो तो आप लेजेंड आदमी हो, हैट्स ऑफ टू यू। अगर आपने मनंग कर लिया, वहाँ पे आप सामान ज़्यादा मत लेके जाओ। मैं तो 70-80 किलो लगेज लेके जा रहा था। बाप रे बाप। ठीक है, वहाँ पे आप जाइए बाइक को एकदम खाली करके, पूरा बेसिक शहर के अंदर ना पूरा लगेज छोड़ दो, उसके बाद आप निकल जाओ ऊपर। और वहाँ पे एक्सपीरियंस करना ज़्यादा अच्छा होगा, तभी अच्छा है, वरना आप 200 किलो का बाइक तो संभालोगे, उसके साथ अपना 70-80 किलो का लगेज भी संभालते फिरोगे। मेरे बाइक के अंदर इतना डैमेज हुआ है उस जगह के अंदर, मैं बता नहीं सकता। मेरा मतलब कि साइलेंसर अंदर घुस चुका है। और वहाँ पे हर 1-2 किलोमीटर के बाद एक ऐसा पैच मिलेगा आपको जहाँ पे सिर्फ आप पैदल ही शायद चढ़ सकते हो। बाइक ले जाना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो मैंने कर लिया किसी तरह, मतलब कि भोलेनाथ हमारे साथ थे तो हमने कर लिया। हम मैं पहुँच गया छमेगांव की लोअर पार्किंग होती है, एक अपर पार्किंग है, एक लोअर पार्किंग है। जी। लोअर पार्किंग तो पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा उसके बाद मैंने बस बोला भोलेनाथ अभी के लिए इतना एडवेंचर बहुत है, यहाँ तक तो मैं आ चुका हूँ। और वहाँ पे लिटरली मैंने गोप्रो वगैरह तो ऑन करना छोड़ो, फोटो लेना छोड़ो, वहाँ पे तो ऐसा था क्योंकि आप 4000 मीटर की हाइट से सीधा 8000 पहुँच जा रहे हैं 3 घंटे में। आपको सांस नहीं आता ढंग से वहाँ पे। आपको 2 फीट अगर पैदल चलना है ना, आपका सांस ऐसे फूलता है, आपको चक्कर आता है एकदम। मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, मतलब बहुत कम है, पर इतना सुंदर जगह है ना, वो इतना सुंदर जगह है, आप वो सब भूल जाओगे कि आपको व्लॉग करना है, आपको वीडियो बनाना है, आपको रील बनाना है। जो लोग करके आते हैं ना उनको पता है भाई, आप एक बार जाके आना, ठीक है। और ऐसा सा सीन है। मैं बोलूँगा अगर आप मूड राइडर हो मत जाना भी तो ग्रुप के साथ जाना जी। ठीक है। वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस रोड फॉर ऑफ रोडिंग। और मतलब ऑफ रोडिंग लवर्स के लिए वो मतलब जन्नत है। मेरे को यही बोल के लेकर गए थे वो मैंने कहा कहाँ गए हो, कह रहे मनक। मैंने कहा वहाँ क्या, कह रहे जन्नत। वो यही बोल के लेके गए थे साले। लेकिन आपको बाद में बहुत दिक्कत फेस करने के लिए मिला। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, वो तो ये लोग करने ही आए थे जी। वो यही करने पहुंचे थे वहाँ पे। जी जी। ठीक है, मैं तो निकला था हाईवे ट्रैवल करने के लिए बाइक चलाने के लिए, ठीक है। ऑफ रोडिंग करने का तो एक्सपीरियंस अब थोड़ा आया है। अब तुम देख लो मेरे को, मैं 80-90 पे ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। अब तो उन लोगों से काफ़ी ट्रेनिंग लिया मैंने, उन्होंने बहुत एडवाइस दिया, सिखाया मुझे कि ऐसे करना है, सैडल ऐसे करना है, ऐसे बैठना है पूरा, तो वो सीखा जी। सब कुछ। वो सब सीख सकते हैं आप भी। यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग सैडलिंग कैसे करना रहता है वो सब सीख सकते हैं जी। बट फिजिकल इन पर्सन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है गाइस। मैंने ऐसे मत जाना, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। वहाँ पर डेड बॉडीज देखी हैं पड़ी हुई बाइक्स, ठीक है। तो मतलब आपने मतलब लाइव एक्सीडेंट दिखा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक्सीडेंट नहीं, मैंने एक आदमी को देखा था, मतलब कि वो आदमी पल्सर लेके पहुंचा हुआ था वहाँ पे जी। ठीक है। मनंग वो पल्सर लेके, हाँ, बिहार से भाई था साहब बिहार से था लेजेंड आदमी है भाई। वो। उसका बॉडी मैंने पीछे ऐसे पूरा टेढ़ा, ये अगर आप सीधे खड़े हो तो ऐसा पूरा बॉडी था, उसके ऊपर उसका बाइक गिरा हुआ था टूटा भाई पड़ा। साहब लोकल लोग 1 लाख रुपए मांग रहे थे, उसके घर वालों के पास पैसे नहीं थे, तो इंडियन एम्बेसी में फ़ोन गया, वहाँ से पैसे वैसे अरेंज करवाए गए, तो उसका बॉडी शायद निकल जाए, मुझे नहीं पता। 4 दिन हो गए थे उसकी बॉडी को ऑलरेडी। मैंने वापसी मतलब वहाँ पे सर चुका था वो बॉडी। हाँ नहीं, ठंड इतनी थी, नहीं सड़ रही थी ना। अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ पे तो ठंड था ना। 4 दिन हो चुके थे उसकी बॉडी को और वैसे की वैसी पड़ी थी। तो बाप लाइक रे बाप। बहुत डेंजरस रोड है गाइस। घर वालों से प्यार है, ज़िंदगी से प्यार है, तो अकेले कभी मत चले जाना वहाँ पे। और अगर बाइक खड्डे में जाती है जाने दो, लेकिन खुद बच्चों। खुद ना नेपाल जाना। का एक्सपीरियंस क्या था, मतलब फुल एक्सपीरियंस? नेपाल इज़ हेवन ऑन अर्थ। वहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, आपको बुरी चीज़ें मिलेंगी, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, खर्चा बहुत होगा, मगर जो पीस आपको वहाँ पे जाके मिलेगा ना, जो मन की शांति आपको नेपाल में मिलेगी, ये लोग वहाँ के बहुत शांत हैं जी वो आपको मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में शायद कहीं नहीं मिलेंगे। जी। और आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। एक बार ज़िंदगी में नेपाल ज़रूर जाके आना, बाइक से नहीं, फ्लाइट से चले जाना, गाड़ी से चले जाना, पर एक बार नेपाल जरूर जाना, मस्त है प्लेस। मेरा तो रेगुलर हो जाएगा वहाँ का। मैं तो इतना मज़ा आने लग गया मुझे नेपाल जाने में कि मैं तो अब प्लान कर रहा हूँ एक बार विंटर में जाके आऊँ अगले साल फिर से। फिर से। तो आप नेपाल में कहाँ कहाँ गए और वहाँ पे देखने के लिए क्या क्या जगह है?
नेपाल ही इतना सुंदर है कि वहाँ पे आप हर चीज़ देखने वाली है वहाँ पे। अगर आप इंडिया से जा रहे हो वहाँ पे तो आपको वहाँ पे एकदम अलग अलग चीज़ें मिलेंगी देखने को जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। वहाँ के पहाड़, वादियाँ, पेड़, पत्ते बिल्कुल इंडिया से अलग है। जी ठीक है, तो पहले तो मैं गया पोखरा में बेवा लेक है, आप लेक ट्रैवल कीजिए। उस वहाँ पे एक शिव जी का टेम्पल है, आप वहाँ जाइए। आप एक 2-3 घंटे में वो सब कवर कर सकते हैं। जी उसके बाद आप निकलिए वहाँ से, पोखरा से आप लमजुंग डिस्ट्रिक्ट, आप थोड़ा अपर नेपाल में आप चले जाइए। जी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पैसा लगता है। तो मैं उसके बाद मैं गया लमजुंग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे मनांग, बेसिस शहर, ये सब चीज़ें पड़ती है। गूगल मैप्स का एक जादू बताता हूँ आपको। गूगल मैप्स ने मुझे क्या किया कि एक जगह जाके आपका लोकेशन लॉस्ट हो जाता है। जी। ठीक है, मैं पहुंच गया गुरखा डिस्ट्रिक्ट। अब ये गुरखा डिस्ट्रिक्ट क्या है? ठीक है, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से नेपाल की रॉयल फैमिली आती है। जी। ठीक है, आप वहाँ जाइए, आपको ऐसे ऐसे सीनिक व्यूज़ मिलेंगे ना। इतना डेंजर रोड भी है वहाँ पे, कई रोड ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको पैदल चलने में डर लगेगा। मैं वहाँ बाइक चला के गया था, मगर अगर आप वो रूट करते हैं, जी। ठीक है, लोकल लोग से पूछिए कहाँ पे जाना है, किधर जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे, इतने अमेजिंग सीनिक व्यूज़ है वहाँ पे कि आप एक घंटा, 1.5 घंटा वहीं बैठ के उसको निहार सकते हैं। ठीक है, तो गुरखा डिस्ट्रिक्ट घूम के आइए, आप लमजुंग डिस्ट्रिक्ट घूम के आइए, और आप उसके बाद निकल जाइए सीधा पोखरा। अब पोखरा के लिए आई विल नॉट रेकमेंड कि आप पोखरा के लिए आई विल नॉट रेकमेंड लोकल बसेस, क्योंकि वहाँ पे लोकल बसेस इंडिया जैसा नहीं रहता है। जी, पूरा डिफरेंस रहता है। हाँ, वहाँ पे जो बसेस हैं उनके अंदर सस्पेंशन अच्छा नहीं होता। जी। तो आप पागल हो जाओगे। बेस्ट है आप अपना एक खुद का गाड़ी कर लो। ठीक है, गाड़ी करो, टैक्सी वैक्सी कर लो, इनोवा, थार वार, इसूजू मिल जाता है वहाँ पे, आप उससे ट्रैवल कीजिए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि अभी रोड बन रहा है, काठमांडू से पोखरा तक का जितना भी रूट है वो पूरा ऑफ रोडिंग है। ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट बेस्ट इज़ कि आप खुद अपना ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप काठमांडू पहुँचिए। काठमांडू बहुत सुंदर है। ठीक है, जी, जी। काठमांडू में मेन आप दरबार स्क्वायर एक जगह है, जी। वहाँ पहुँचिए। वहाँ पे एक होटल देखिए, आपको वहाँ पे बहुत आलीशान होटल मिल जाएंगे। जी। और कितने कीमत में? 2000-1500 नेपाली रूम मिल जाएंगे। आईएनआर में कितना, मतलब अंडर 2000? अंडर 2000 आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया स्टे मिलेगा वहाँ पे आपको। ठीक है, एकदम कॉटेजेस, वुडन हाउसेस टाइप्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद आप काठमांडू में जब आप आ जाएंगे तो आप पशुपतिनाथ जा सकते हैं। जी। ठीक है, जो मेन हमारा होली डेस्टिनेशन रहता है, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे गया था, पशुपतिनाथ बाबा को दर्शन करने के लिए। अब मैं ऐसा एक नास्तिक आदमी था जो मुझे पता भी नहीं था कि भाई वहाँ पे दर्शन करते कैसे हैं, जी। प्रसाद चढ़ाते कैसे हैं। तो आपको मंदिर के बाहर हर मंदिर की तरह एक कोई भी शॉप मिल जाएगी, वो बोलेंगे आपको 500 वाला प्रसाद चाहिए कि आपको 1000 वाला चाहिए, आपको 2000 वाला चाहिए। जी। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से वहाँ पे लीजिए। आप अंदर जाइए अगर आपको प्रॉपर दर्शन करने हैं वहाँ पे। जी। और सबसे बड़ी बात, अंदर चेंज जरूर लेके जाना। नेपाली 100, 500, 200, 300, 1000 के नोट मत लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि हर पंडित, हर ब्राह्मण जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो आपको कुछ ना कुछ देगा। जिस तरह एक के ब्राह्मण था, उसने मुझे ये धागा पहनाया। जी। ठीक है, अब मेरे को कुछ गम नहीं है उस बात का, मेरे को बहुत खुशी है। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए के नोट थे नेपालीज। जी। मैंने उसको 1000 रुपए नेपालीज का पकड़ा दिया। आईएनआर में कितना होगा 1000 का नेपालीज? कितना हो गया? 1.5 हो गया ना उसका, 500-600 रुपये, 500। के आसपास। ठीक है, ठीक है। 500-550 के आसपास ना, इतना हो गया। तो वो आप देख लीजिएगा अपने बजट के हिसाब से आपको कितना डोनेट करना है। तो मैंने वहाँ पे करवाया था 5100 रुपये का पूजा जी। पशुपतिनाथ टेम्पल में। जी। ठीक है, तो वहाँ पे एक बहुत अमेजिंग चीज़ हुई मेरे साथ, जिसके बाद मेरे को लाइक आई वाज फीलिंग ब्लेस्ड। बिकॉज जब जो शिवलिंग है वहाँ पे दिन में 2 से 3 बार उसकी धुलाई होती है, दूध से, शहद से, घी से, मक्खन से, और उसका जो जल निकलता है, जो पानी निकलता है उसका, वो वेस्ट नहीं जाता है। वहाँ के जो मेन ब्राह्मण होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो भी मेन एंट्रेंस के सामने खड़े हैं ना, उसको बोलते हैं जल चढ़ाना, जल मिलेगा, ऐसे बोलते हैं वहाँ पे में। तो वो क्या करते हैं कि वो जो जल होता है उसके अंदर फूल पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं। ठीक है जी। तो वो उसको यूं उठा के ना बाहर फेंकते हैं श्रद्धालुओं के ऊपर। ओके। मेरे सर पे बाल कम है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे अटक गए, बहुत सारे फूल अटक गए।
ठीक है, और मैं पूरा नहा दिया उस पानी के अंदर, जी ठीक है। और आप एक रुद्राक्ष की माला जरूर लीजिएगा वहाँ पे, बाहर से ले लेना, बट मेरे को तो मेरा नसीब इतना अच्छा था कि मेरे पास एक रुद्राक्ष की माला अभी पड़ी हुई है, जो मुझे खुद वहाँ के एक ब्राह्मण ने, जो वहाँ का मेन पुजारी है, जी। ठीक है, उन्होंने शिवलिंग के पास से उठा के, शिवलिंग की पूजा के बाद वहाँ से उठा के जल के अंदर पूरा भिगो के मेरे गले में पहना दिया जी। और उसके बाद जो मेरे आंखों से आंसू निकले हैं वहाँ पे, मैं पागल हो गया था भाई कि भाई क्या हो रहा है, भोलेनाथ का चमत्कार हो रहा है। उसके बाद एक छोटा एक पुजारी मिला मुझे वहाँ पे, जिसने मेरे साथ एक टिकटॉक वीडियो भी बनाई जी, ठीक है, और उसने मुझे पूरा भ्रमण कराया। उसने मुझे वो जगह भी दिखाई जहाँ पे सब ब्राह्मणों के लिए खाना बनता है डेली जी। मैंने उनके लिए भी 5100 रुपये दिए। तो आप नेपाल में कितना दिन स्टे किए? नेपाल में वैसे स्टे का प्लान तो सिर्फ 10 दिन का था, जी। पर क्योंकि मैं नूब राइडर हूँ और हाथ पैर इतने दर्द कर रहे थे, तो इसकी वजह से मुझे 15 दिन रुकना पड़ गया वहाँ पे। तो कुछ ऐसा ही सीन रहा। उसके बाद मैं पूरा काठमांडू घूमा, पशुपतिनाथ के दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे, पूजा वूजा करवाई जी, ब्राह्मणों को खाना खिलाया वहाँ पे। और उसके बाद नेपाल का राइड आपने कितना दिन में कंप्लीट किया? 15 दिन, पूरे 15 दिन ना? लग गए मुझे, 15 डेज इन टोटल। और वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी कैसा है? हॉस्पिटैलिटी मैं बोलूँगा लाइक ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 इट इज 6। ओके। आप पैसे देके अच्छे होटल में रुकोगे, 2000 3000 4000 रुपए देके नेपलीज, तो आपको बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी मिलेगा। अगर आप 500 700 600 वाले में जा रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कोई बैग भी उठा के ऊपर तक लेके जाएगा, तो वो डिफरेंस रहता है। अगर आपको अच्छा ट्रैवल करना है तो आप थोड़ा सा बजट एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, ताकि आपको हॉस्पिटैलिटी अच्छा मिले, क्योंकि हम लोग को इंडियंस को थोड़ा आदत है, हम 500 रुपए का रूम भी अगर बुक करते हैं तो हमको आदत है कि हमारा कोई बैग उठा के लेके जाएगा, वैले पार्किंग होगी, ये सब कुछ होगा, पानी मिलेगा फ्री में, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा बजट लेके चलिएगा।